चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की विशिष्ट कक्षा में। ये कक्षा जो हम लोग आज जूम पे कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने यूट्यूब के लिए भी रिकॉर्ड कर सकें। नेट जेआरएफ की श्रेणी में आज का जो विषय है वो आपके टॉपिक पे आहार, मिताहार और इस संदर्भ में है। आप अपने सिलेबस को उठा के देखेंगे तो 7वीं जो यूनिट है योगा एंड हेल्थ करके, उसमें आहार का कॉन्सेप्ट, मिताहार का कॉन्सेप्ट दिया गया है जो यौगिक डाइट के तहत आती है, जिसमें आता है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आहार, यानी आहार के विषय में थोड़ी बातें, कॉन्सेप्ट ऑफ मिताहार, यौगिक डाइट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल योगा टेक्स्ट, यानी कि योग के जो टेक्स्ट बुक है, जो भी किताबें हैं हठ योग की, उन किताबों के अनुसार क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के विषय में अपनी चर्चा शुरू करने वाले हैं। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं अपने आप को हाईलाइट कर दूं ताकि स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। चलिए, थोड़ी देर के बाद से मैं इसको लॉक कर दूंगा ताकि ज्यादा लोग इसमें प्रवेश ना कर सकें। ठीक है, आहार के विषय में हम लोग आज समझना शुरू करेंगे। पहले हम लोग 50 प्रश्न जैसा लिखते हैं प्रतिदिन का। आज थोड़ा सा टॉपिक हमारा बड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूं आप लोगों से कि 50 प्रश्न को हम लोग बाद में लिखेंगे। पहले आज अपने टॉपिक को कवर कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बृहद है और विशाल है, इसलिए आप लोगों के लिए ये समझना जरूरी है कि क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए स्वास्थ्य। सबसे पहले स्वास्थ्य क्या है और आहार, उसके अनुसार फिर आहार के विषय में चर्चा शुरू करेंगे कि व्हाट इज आहार। स्वास्थ्य जो है, चरक संहिता में एक बड़ा अच्छा सूत्र आता है, पहले उस सूत्र से शुरुआत करते हैं। चरक संहिता का एक सूत्र है, धर्मार्थ काम मोक्षणा, धर्मार्थ काम मोक्षणा आरोग्यम मूल मुक्तमम, आरोग्यम मूल मुक्तमम, यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्मार्थ काम मोक्षणाम आरोग्यम मूल मुक्तमम। धर्मार्थ काम मोक्ष आरोग्यम मूल मुत्तमम, यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों ही चीजें, यानी जो चारों विधाएं हैं, इनका प्रधान, इन सब का जो मूल है वो आरोग्य ही है। आरोग्य की रक्षा करना यानी कि अपने लाइफ को सेटल करके रखना, शरीर में किसी प्रकार की कोई आदि व्याधि ना हो, ये तय करना। उसी के बाद फिर आप अपने जीवन के तमाम विषयों को स्थापित कर पाइएगा। ठीक है, अब इस आरोग्य की रक्षा हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु है वो है आहार, डाइट। क्या खाएं, किस प्रकार से खाएं और क्या उसकी परिभाषा है, इत्यादि के विषय में हम लोग आज की चर्चा रखने वाले हैं। आहार विषय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिखिए, एक परिभाषा लिखिए आहार से संबंधित कि क्या हमारे ऋषियों ने क्या कहा है, व्हाट इज आहार, कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के आहार से क्या लाभ होता है, इत्यादि बात है। देखिए वो लिखे, पथ्य सती, पथ्य, पथ्य अपथ्य होता है ना उसका, पथ्ये सती गर्दा तस्य, गर्दा तस्य किमौषधम निष्वणय, किमौषधम निष्वणय। आगे लिखिए, पथ्ये सती, पथ्ये सती गर्दा तस्य किमौषधम निवषणय। लिख लिया, यानी कि यदि आहार ठीक है, देखिए यदि आहार संतुलित है, ठीक है, प्राकृतिक है, तो औषधि की क्या आवश्यकता है, तो औषधि की क्या आवश्यकता है। और यदि आहार ही खराब है, यदि आहार ही खराब है तो कोई भी औषधि खाइए उसका क्या लाभ है।
दो लाइन का ये सूत्र था, पथ्ये सति गर्दातस्य किमौषधम निष्वणे, और दूसरे वाले लाइन में है पथ्ये असति, असति। ये याद रखिएगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ अ लग जाएगा, जो सती है उसमें असति हो जाएगा। तो ये अर्थ निकल के आता है। आगे देखिए, प्रसिद्ध एलोपैथी विद्वान, प्रसिद्ध एलोपैथी विद्वान हिप्पोक्रेटस ने एक बात कही है। हिप्पोक्रेटस ने यही बात कही है, आहार ही औषधि है, आहार ही औषधि है। इसी बात को हमारे आयुर्वेद के ऋषियों ने संस्कृत में कहा। लिखिए एक और परिभाषा, विना अपि भैषजय, विना अपि भैषजे व्याधि, विना अपि भैषजे व्याधि पथ्यादेव, पथ्यादेव निवर्तते, निवर्तते। न तु पथ्य, न तु पथ्य, आगे है न तु पथ्य विहीनस्य भेषाजाम शतैरपि, न तु पथ्य विहीनस्य भेषाजानाम शतैरपि। यानी कि बिना पथ्य को सुधारे, यानी बिना भोज्य पदार्थ जो पथ्य पथ्याहार है, यानी बिना पथ्य को सुधारे किसी भी रोग का निवारण नहीं हो सकता, किसी भी रोग का निवारण नहीं हो सकता। पथ्य को सुधारे बिना, पथ्य को सुधारे बिना बड़े बड़े विशेषज्ञ भी, बड़े बड़े विशेषज्ञ भी एवं लाखों औषधियां, एवं लाखों औषधियां किसी रोगी को ठीक नहीं कर सकती हैं। अब एक आहार के विषय में महर्षि चरक का जो भी, डाइट के विषय में आप जब सुनेंगे ना, डाइट के विषय में जो भी थोड़ा बहुत जानता होगा वो ये कहानी आपको जरूर सुनाता होगा। एक बड़ी अच्छी कहानी है चरक के विषय में। चरक ने एक बार अपने शिष्यों से पूछा था कि कोअरुक कोअरुक कोअरुक, ये लाइन याद रखिएगा, कोअरुक यानी कि कौन ऐसा है जो रोगी नहीं, कौन ऐसा है जो रोगी नहीं है, यानी कि स्वस्थ है। तो उनके शिष्य थे वाघ भट्ट। वाघ भट्ट ने एक बड़ा शानदार उत्तर दिया, उन्होंने कहा हित भुक मित भुक रित भुक, यानी कि जो हितकारी है, जो उचित है, एवं जो ऋतु के अनुकूल भोजन करता है वही निरोगी है। ये लाइन याद कीजिएगा आप, लिखिए चरक, चरक डैश करके लिखिए, को रुक, को उसका फिर ऐसे एस टाइप का बनता है, उसको अ पढ़ते हैं, को अरुक को अरुक को अरुक, यानी कौन रोगी है, कौन स्वस्थ है, कौन रुग्ण नहीं है। वाघ भट्ट, अब कोरुक कोरुक कोरुक, तीन ही, एक ही बात को तीन बार उन्होंने कहा, को अरुक को अरुक को अरुक।
और वाघभट्ट ने उत्तर दिया हित भुक मित भुक ऋत भुक। सर इसका क्या बताया, कौन रोगी है कौन? वो एक ही बात है, कौन रोगी है कौन रुग्ण नहीं है, कौन स्वस्थ है, एक ही बात है। वो सारी बातें एक ही हैं। ठीक है, इसका है हित भुक मित भुक ऋत भुक, है ना। यानी कि जो हितकारी खाता है, उचित खाता है एवं ऋतु के अनुकूल भोजन करता है, वही व्यक्ति निरोगी है। ठीक है, आगे लिखिए। छांदोग्य उपनिषद ने छांदोग्य उपनिषद ने आज का यूट्यूब देख के बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे, है ना। रिकॉर्डिंग्स होने शुरू हो गई तो एटलीस्ट छूटा रहेगा। तो मैंने मांगा, नवीन सर एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैंने उनसे कहा आप अपना ये एप्लीकेशन दे दीजिए, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने कोशिश की खरीदने की। अब ऐसा है कि सारा कार्यक्रम हम लोग का फ्री चलता है ना। तो अब फ्री चलता है और कितने का आ रहा है, 18,000 रुपये 13,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन आ रहा है ईयरली का। तो मैंने कहा कि अब क्यों इसमें अननेसेसरी खर्च किया जाए, चलिए किसी से सहयोग ले लेते हैं, है ना। तो ठीक है, लिखिए छांदोग्य उपनिषद का एक सूत्र याद आ रहा है, बड़ा शानदार है, उसके लिखिए आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। ये प्रश्न नेट में आया भी है, याद रखिए। ये वाली जो लाइन बता रहा हूँ, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथी नाम विप्रमोक्ष। स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथी नाम विप्रमोक्ष। सब लोग वीडियो ऑन करके रखेंगे तो और शानदार आज का व्यू आ रहा है, क्योंकि जूम में ना सब लोग एक साथ दिख रहे हैं। अच्छा रहेगा अगर सब लोग ऑन करके रखते हैं तो। हाँ, देखिए छांदोग्य उपनिषद के सूत्र का अर्थ हुआ कि आहार की शुद्धि से सत्व शुद्ध होता है। आहार की शुद्धि से सत्व शुद्ध होता है, सत्व की शुद्धि से स्मृति स्थिर होती है। सत्व की शुद्धि से स्मृति स्थिर होती है। स्मृति स्थिर होती है। स्मृति के स्थिर होने से ग्रंथि भेदन होता है। ग्रंथि भेदन होता है, और ग्रंथि भेदन होने से ग्रंथि भेदन होने से मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद का ये सूत्र है और बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आगे लिखिए। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के अनुसार आहार को 3 हिस्सों में बांटा गया। ओज, रोम और प्रक्षेप। ओज, रोम और प्रक्षेप। ओजाहार, रोमाहार, प्रक्षेपाहार। ओज का मतलब हुआ कि जो माँ के गर्भ में बच्चा प्राप्त कर रहा है, वो ओजाहार है। रोमाहार है जो आपके 3-3.5 करोड़ रोमकूप है, यानी कि जो रोए रोए से आपका आपका शरीर ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, वो रोमाहार। प्रक्षेपाहार है जो मुंह के द्वारा आप प्राप्त कर रहे हैं, नासा छिद्र के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, है ना। ये सब प्रक्षेपाहार है। 3 प्रकार के आहार का वर्णन किया गया। ठीक है, आगे लिखिए। गीता में 3 प्रकार का आहार बताया गया। गीता में 3 प्रकार का आहार बताया गया।
गीता में ऑन कर लीजिए सभी लोग वीडियो, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी 10-12 लोगों ने ऑन कर लिया तो बिल्कुल एक रेट, है ना। देखिए गीता में 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार। सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार। अभी थोड़े दिन पहले मैं कैवल्य धाम गया हुआ था, नहीं कैवल धाम नहीं, द योगा इंस्टीट्यूट। तो वहां पे कोई मेरी एक छात्रा मिली मुझे, आके उन्होंने प्रणाम किया, पैर छुआ, बोले सर मैं आपकी छात्र हूँ। मुझे लगा कौन से, मैंने कब पढ़ाया आपको। बोले सर वो मैं आपके पिछले नेट वाले बैच में थी, वो मेरा क्वालिफाई हो गया है, तो अब मैं आगे की पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने बोला अच्छा। तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि कौन है, मैंने किसको पढ़ाया है। कम से कम ऐसा तो रहे कि देखा हुआ रहूं मैं, कभी मिलो तो ऐसा ना लगे हाँ 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 हाँ, मेरे को भी ड्यूटी कहना पड़ा, हाँ 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 मुझे याद तो आ रहा है कि मैंने पढ़ा है। तो ऐसा ना होता रहे ना। आगे लिखिए, गीता के 3 आहार, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है। सात्विक का गुण होता है, सात्विक का गुण है जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य की रक्षा करने के योग्य हो। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य की रक्षा करने योग्य हो। राजसिक आहार जो सोचने समझने और स्वाद युक्त हो। सोचने युक्त, समझने युक्त, स्वाद युक्त हो, जैसे गरिष्ठ भोजन, है ना, एसिडिक फूड्स, मिर्च, मसाले, तली भुनी चीजें और विरोधाहार। और फिर तामसिक आहार। तामसिक का मतलब हो गया अधपका, दुर्गंध युक्त, बासी, अपवित्र और किसी जीव का शरीर। महाभारत ने आहार को 2 हिस्सों में बांटा। महाभारत ने आहार को 2 हिस्सों में बांटा, शाकाहार एवं मांसाहार। ठीक है। अब रासायनिक विधि के अनुसार, आगे लिखिए, रासायनिक विधि के अनुसार भोजन के कुछ फिक्स तत्व होते हैं। रासायनिक विधि के अनुसार भोजन के कुछ फिक्स तत्व हैं, फिक्स एलिमेंट्स हैं। फिक्स एलिमेंट्स हैं जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, मिनरल्स इत्यादि आती हैं। सर एक बार रिपीट करना, ही वाला रासायनिक में कौन कौन से आते प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन इत्यादि। आगे एक परिभाषा लिखिए। सुश्रुत संहिता के 15वें अध्याय के 41वें श्लोक में एक वर्णन आता है, बहुत अगेन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर तीसरा वक्ता इस श्लोक को बोलेगा। जब भी आप डाइट वाली बात को बोलेंगे ना, कि कोई भी आहार के ऊपर बोलने जाएगा, तो इस सूत्र को आपको भी रट्टा मार लेना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। लिखिए, समदोषः समानग्निश्च, समदोषः समानग्निश्च, समदोषः समाग्निश्च, समधातु मलक्रियः, समधातु मलक्रियः, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मजः, प्रसन्ना प्रसन्नात्मेन्द्रिय मजः, स्वस्थ इत्याभिधीयते या इत्याभिधीयते। ये वही है इत्याभिधीयते, मेरी फेवरेट लाइन है ना। इत्याभिधीयते। फिर से दोहराता हूं, समदोषः समानग्निश्च,
समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मजः स्वस्थ इत्याभिधीयते या इत्याभिधीयते। इसका तात्पर्य है कि जो वात पित्त और कफ है, वात पित्त और कफ, ये तीनों दोष सम अवस्था में हो, जठराग्नि सम अवस्था में हो, सप्त धातुएं पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो या उचित अनुपात में हो। सर एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। क्या सम दोष, यानी कि जो तीनों दोष होते हैं वात पित्त और कफ, ये तीनों साम्य अवस्था में हो, समान अवस्था में हो, जठराग्नि साम्य अवस्था में हो, सातों धातुएं साम्य अवस्था में हो। सप्त धातु कौन कौन सी होती है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य। तो ये सातों धातुएं अपने उचित अनुपात में हो, इनका जो एवरेज होता है उस अनुपात में हो। मल मूत्र निष्कासन अपने सुचारू रूप से चलते हो, मल मूत्र सुचारू हो। ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया सुचारू रूप से कार्य कर रही हो। आत्मा प्रसन्न हो, वही व्यक्ति स्वस्थ है, वही व्यक्ति स्वस्थ है। वही व्यक्ति स्वस्थ है। ये सुश्रुत संहिता थी। चरक संहिता का एक सूत्र लिखिए। देखिए महर्षि चरक ने कहा है, या ऐसे लिखिए कि चरक संहिता के 11वें अध्याय के 34वें श्लोक के अनुसार 11/34 त्रयो स्तंभा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य भीति। त्रयो स्तंभा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य भीति। यानी कि शरीर के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। शरीर के स्वास्थ्य के लिए 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। द फर्स्ट वन इज आहार, दूसरी है निद्रा, और तीसरा है ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, 3 है। ठीक है, इसे ही आगे लिखिए। इसी इसी सूत्र को, इसी सूत्र को अन्य विद्वानों ने आगे बढ़ाया और लिखा स्वाध्याय, स्वाध्याय, ईश्वर उपासना, ईश्वर उपासना, शौच, परोपकार, परोपकार और व्यायाम, और व्यायाम। और व्यायाम ये स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अब आगे लिखिए। आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार अष्टाहार विधि, अष्टाहार विधि, ये सिर्फ आपके नेट जेआरएफ में नहीं, अभी तो पूरे जीवन में काम आने वाली लाइनें हैं जो आप लिख रहे हैं। अष्टाहार विधि लिखिए, 1 2 3 करके लिखिए। पहला है प्रकृति,
दूसरा है करण, तीसरा है संयोग, चौथी है राशि, पांचवी है देश, छठा है काल, सातवां है उपयोग संस्था, और आठवां है उपभोक्ता। उपभोक्ता, अब अपने शब्दों में लिखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ कि प्रकृतिकरण इत्यादि चीजें क्या है। प्रकृति जो होती है मूलतः, जो जैसे खाने का, हर खाने का एक प्रकृति होता है। जो भी आप खाते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं, हो सकता है वो गरिष्ठ हो या हो सकता है वो ठंडा हो नेचर में। अब अगर आप बहुत गर्म स्थान पे रहते हैं तो वहां के अनुकूल भोजन होना चाहिए। प्रकृति, भोजन की प्रकृति तय कराती है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी खाना खा रहे हैं, वो अगर ताजा है, ताजा ताजा गरम गरम बना है तो खाएंगे तो वो हितकर होगा। वही चीज ठंडा हो जाने का, यानी भोजन की प्रकृति निर्धारित होती है। कई बार ऐसा होता है कि वो दिखने में बहुत छोटा होगा, मतलब बहुत कम मात्रा में होगा, लेकिन उसका आयतन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पेट में जाने के बाद। और कई सारी चीजें आयतन में बहुत होती हैं, पेट में जाने के बाद किसी काम की नहीं रहती, है ना। जैसे मान लीजिए चना जो है, चना देखने में अगर आप थोड़ा भी खाते हैं तो उसका आयतन पेट में जाके बहुत ज्यादा हो जाता है, तभी तो गैस बनती है ना। अब मटर है, मटर का आयतन कम भी खाएंगे तो भी वो पेट में बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको आप बहुत ज्यादा ले लीजिए फिर भी वो मात्रा में कमी रह जाती है। तो हमें प्रकृति के अनुसार अपने भोजन को करना चाहिए। करण का मतलब होता है कि जो उस, जो खा रहे हैं उसका गुण कैसा है ना। जो उसमें संस्कारित किया जा रहा है, जिस संस्कार के माध्यम से वो बन रहा है, और तमाम तरीके का गुण होता है। जैसे जैसे मान लीजिए कोई भोज्य पदार्थ जल के संयोग से बन के आता है, कोई भोज्य पदार्थ जो है वो अग्नि संयोग से बन के आ रहा है, कोई जो है वो मंथन से आ रहा है। तो हमें ये देखना होता है कि वो किस किस संयोग से बन के आता है, वो संयोग हमें निर्धारित करना पड़ता है। तो करण और संयोग, ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ ही चल रही होती है। ठीक है, तो आपको ये तय कराना होता है कि ये करण यानी कि उसकी कौन सी क्वालिटी का वो भोजन आ रहा है, और किस संयोग से, जो आपकी आपका तीसरा लाइन ना संयोग, उसके अनुसार से कि हर अब जैसे फॉर एग्जांपल रोटी जो है वो मूल तौर पे भूज के बनाई जाने वाली चीज हुआ करती थी ना। उस पे बाद में लोग उसको तेल लगा के उसको पराठा बनाने लगे, तो पराठा फिर कष्टकारी हो जाता है ना। स्वाद के लिए उसमें परिवर्तन आ गया। जो चीज आटे को कायदे से अग्नि में प्रज्वलित करके उस तरीके से बना करता था। पहले की रोटियां देखिए, जो मोटी वाली रोटी बनती थी वो कैसे बनती थी, वो डायरेक्ट अग्नि के संपर्क में आती थी, वो अग्नि के संयोजन से बना करती थी। अभी की रोटियां क्या है, उनके ऊपर तेल लगा देते हैं और तो और उसको पूड़ी बना के छान लेते हैं, और जो लोग पूड़ी ज्यादा खाते हैं उनका ही पेट जो है वो जल्दी जवाब दे जाता है। तो करण आता है। फिर बात आती है संयोग की, जैसा मैंने आपको बताया कि वो संयोग किस तरीके का होना चाहिए। जल संयोग है, अग्नि संयोग है ना, कि किस तरीके से आप वो बना रहे हैं, तो संयोग की बात आती है। इसके बाद है राशि। राशि का मतलब होता है कि उसकी टोटल मात्रा कितनी है। कई बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चाय पी रहे हैं तो चाय में दूध है, अब दूध के साथ आप प्याज वाली चीज कोई खा रहे हैं, चाय के साथ पकौड़ी खा रहे हैं, तो वो दूध और प्याज एक दूसरे के जानी दुश्मन, है ना। तो आप उन दोनों का संयोग करा रहे हैं। वो दूध है तो सही दूध ही, बस उसमें चाय पत्ती डाला है, उसने रंग बदला है अपना। तो ऐसे में जब आप इनका संयोग ठीक से नहीं कराते हैं तो भी भोजन जो है वो बेकार होता है। और राशि का मतलब उसकी मात्रा कितनी है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे भोज्य पदार्थों में कोई चीज बहुत कम रह जाती है, जिस चीज का खाना है वही कम रहेगी। अब जैसे पिज्जा खाते हैं तो पिज्जा में जो रोटी होती है वो रोटी कम रह जाती है, उसके ऊपर इतना ज्यादा मक्खन डाल दिया जाता है, और फिर वो तमाम चीजें, लाल मिर्च और काली मिर्च अलग से दे देते हैं वो आपको कि ये लो इसके ऊपर से डाल के खा लो। तो जो मूल है वो तो गायब हो गया। पिज्जा मूल सोर्स में था वो अलग तरीके से। अब भारत में जो भी चीजें आती है वो, और अब आप अमेरिकन पिज्जा खा के देखिए, वो बहुत हद तक आपके लिए स्वास्थ्यकारी है। आप चाइनीज जो है नूडल्स खा के देखिए, वियतनाम में मैं रहता हूँ, वहां के नूडल्स देख के मुझे लगता है कितना हेल्दी है ये, क्योंकि वो सिर्फ बॉयल करता है और कंटिन्यू बॉयल होता रहता है। वहां के रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, हमारे यहाँ क्या थाली परोसी जाती है, वहां पे एक वो दे देते हैं आपको,
कुकर, ई कुकर जो होता है ना इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो पहले परोसा जाता है, फिर वो आपको लाके पानी दे देंगे और आपकी सब्जी लाके दे देंगे, लो खुद ही बनाओ और खाते रहो। आपको क्या, वो सिर्फ उपलब्ध कराएंगे बाकी चीजें। फिर ये सब अपने लोग वियतनामी लोग डालते हैं अपना अपना भोजन, और फिर उसे उबालते रहेंगे, वो उबलता रहेगा और फिर उबलता हुआ ही खाएंगे। हमारे यहाँ वाले चाउमीन कैसे बनाते हैं, पहले डालेंगे वो एक तेल है ना 3-4 दिन वाला, उसके बाद उसमें ऐसा मतलब फेंक के मारेंगे कि अग्नि जितनी प्रज्वलित हो उसमें, लोगों को लगे अरे वाह क्या शानदार चाउमीन बना रहा है ये। उसके बाद वो उसको ऐसे लपेटेगा, फिर उसमें काला काला पता नहीं क्या क्या डाल के बना के प्लेट में 4 मटर के दाने निकाल के देगा, ये लो चाउमीन खाओ, खास चाइना से बन के आई। तो हमारे यहाँ वाले मतलब मसाले डाल के बना रहे। तो ये राशि की मात्रा तय कराती है। देश का मतलब होता है कि किस स्थान का भोजन है। अब जैसे नूडल्स वगैरह जो है, अब वियतनाम में मैं देखा हूँ कि वहां हमारे यहाँ चावल को पका के चावल बनाया जाता है, चावल कच्चा रहता है उसको पका देते हैं। वो क्या करते हैं कि एक एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर अग्नि लगाते हैं और उसमें पानी भर देते हैं, वो फिर पानी उबलता रहता है। फिर उसमें पूरा का पूरा एक मतलब 15-20 किलो की पोटली आती है चावल की, उसको डाल देते हैं। वो चावल उबल जाता है, फिर उसको निकाल के उस चावल को फेंटा जाता है, बहुत पतला चावल हो जाता है बिल्कुल मांड के जैसा, स्टार्च के जैसा। फिर उसको फेंटते हैं और फिर एक लकड़ी को लगाते हैं, लकड़ी के ऊपर उस चावल को ऐसे राउंड 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 करके बांध के रख देते हैं। पहले के लोग कहीं जाते थे, अभी भी वो खाना यहाँ पे बड़ा मतलब प्रचलित है। केले के पत्ते में उसको पैक करके भेजते हैं। इनका ट्रेडिशनल त्योहार जब आता है टेट हॉलीडे, तो उसमें केले के पत्ते में उसको पैक, पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसा मुझे नहीं पता, शीशी शूशु कुछ बोलते हैं, उसमें रख के और पैक करके दिया जाता है। वो चावल ही होता है, बस चावल कैसा रहेगा, जैसे ब्रेड बना दिया जाता है ना, ब्रेड का पैकेट, वो ब्रेड के पैकेट जैसा चावल बना के दिया जाता है। तो उसी आधार पे नूडल्स का आविष्कार हुआ। हमारे यहाँ वाले नूडल्स का क्या है, वो सारा मैदा है। तो मैदा आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल बेकार है। तो देश के अनुसार भोजन होना चाहिए। जैसे दक्षिण भारत में आप देखिए, तो दक्षिण भारत में सारा का सारा भोजन जो है वो उसी अनुरूप होता है। यानी कि वहां सिर्फ चावल हो रहा है, एक साल में 3 बार चावल बोया जा रहा है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में, पंजाब में चावल है, थोड़ा समय गेहूं है, थोड़ा समय कुछ और है ना। तो अपने हर व्यक्ति का भोजन अलग अलग तरीके से होता है। बंगाल में अलग है तो गुजरात में बिल्कुल अलग है। गुजराती लोग मीठा खा के, दाल में मीठा खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश का आदमी मीठी दाल खाएगा तो वो बेहोश हो जाएगा, उसे अच्छी नहीं लग सकती है। क्योंकि मेरी क्लास में हर तरीके के लोग हैं, महाराष्ट्र के भी लोग हैं, गुजराती लोग भी हैं, साउथ इंडियंस भी है, नॉर्थ इंडियन भी, बंगाली भी। तो आप लोग ये बात अच्छे से समझ रहे होंगे कि हर देश का एक अलग भोजन होता है। मेरी पीएचडी हो रही थी, मैं गया था एक रिसर्च वर्क के लिए जयपुर में। तो 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, जिसमें 15 दिन नेसेसरी आपको वहां रहना ही पड़ता है, किसी ना किसी विश्वविद्यालय में। एक विश्वविद्यालय में मैं गया रहने के लिए, और आप यकीन मानिए मैंने जो हाथ पैर जोड़ के अपना जीवन काटा है, वो बिल्कुल शुद्ध राजस्थानी एरिया। और ऐसा भोज्य पदार्थ की जो मतलब खाना उनके हिसाब से बहुत अच्छा था, सारे राजस्थानी लोग बहुत चाव से खा रहे थे, मेरे से वो घुटाया ही ना, है ना। मैं कहा प्रभु माफ कीजिए। फिर मैंने अपना ट्रांसफर यहाँ नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में कराया, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में। और वो फिर अपने उत्तर प्रदेश के अनुसार भोजन देते थे, तो फिर मेरा काम जो है वो चला, और फिर सारी चीजें कंप्लीट हुई। नहीं तो मैं उसके टेंशन से ज्यादा इस भोज्य पदार्थ के टेंशन में ही रह जाता, है ना, दाल बाटी चूरमा तो वो रह ही जाता। तो देश का भी बड़ा महत्वपूर्ण है जो एरिया है, काल का भी बड़ा सही महत्वपूर्ण इस्तेमाल है। अब जैसे काल का मतलब, सुबह सुबह आप जैसे सो के उठे, अगर आपको कोई दाल का पानी दे दे, आंख खुले और ये बोले ये लो दाल पियो, तो आप गुस्से में आंख बबूला हो जाएंगे। ये दाल का समय क्या, सुबह सुबह चाय चाहिए होती है ना। तो ये चाय चाय का सिद्धांत किसने लगाया, अंग्रेजों ने, क्योंकि उनका बिजनेस था ये पूरा टी स्टेट, असमीज टी स्टेट में वो लोग स्टेबल किए थे। पहाड़ों पे अंग्रेजों को, चूंकि अंग्रेज आए थे ठंडे जगह से, भारत में होती थी गर्मी, तो वो सबसे पहले दार्जिलिंग सिलीगुड़ी चले गए, फिर इधर हिमाचल प्रदेश शिमला चले गए, उधर मसूरी वगैरह में लोगों ने अपना स्टेबल करा खुद को। तो यहाँ पे पहाड़ों पे होती थी चाय। अब चाय का बिजनेस हो तो चाय पहुंचे भारत के लोगों तक। वही भारत के लोग चाय का बिजनेस क्या करते थे, और फिर चाय पीते पीते आज सबकी आदत बन चुकी है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि काल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, किस समय में आप क्या ले रहे हैं वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब जैसे रात के समय बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आधा ही पेट भोजन हो तो ज्यादा बेटर है ना। अब रात के समय ठंडा, जैसे दही है, छाछ है, ये सब रात को नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो काल का भी अपना अपना बहुत उपयोग है। फिर इसके बाद है 7वां उपयोग संस्था। कहाँ पे
किस ऑर्गन के लिए यूटिलाइजेशन है आपका, कौन से शरीर के हिस्से के लिए आप वो भोज्य पदार्थ लेने वाले हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। वो जो संस्था है जहाँ पे उपयोग हो रहा है उस भोज्य पदार्थ का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सर से संबंधित परेशानी है और आप खाए जा रहे हैं पेट से संबंधित भोज्य पदार्थ, बादाम खाएंगे तो वो सर के लिए ठीक है। किसी को एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो उसके लिए जितना भी बेस वाला भोज्य पदार्थ है वो बेटर है। तो आपको ये तय करना होगा कि किस अंग के लिए कौन सा भोजन है। जैसे पैनक्रियाज के लिए एक अलग प्रकार का भोज्य पदार्थ है जो इंसुलिन को रोकता है, लिवर रक्षण के लिए अलग प्रकार का भोज्य पदार्थ है, छाती यानी लंग्स के लिए अलग है। अब जैसे लहसुन को अगर दूध में उबाल के पिया जाए तो इससे इस्नोफिल्स की परेशानी तुरंत गायब हो जाती है। ऐसे बहुत सारे मतलब डाइटरी एडजॉइंटमेंट्स हैं जहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट करा जाए। जैसे फ्लैक्सीड्स है, अलसी का बीज, तो अलसी का बीज जैसे ही आप अपने शरीर में प्रतिदिन भेजना शुरू करेंगे, अलसी के बीज से न जाने कितनी परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं। नींबू है, सिट्रिक एसिड है ना, इन सब का भी बड़ा सही इस्तेमाल है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कौन सी उपयोग संस्था है, कौन सी बॉडी आपके लिए मतलब आप प्रयोग कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और सबसे लास्ट में आठवां जो पार्ट लिखा, वो लिखा उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब होता है हु इज क्लिंचिंग दैट फूड, कौन उस भोज्य पदार्थ का सेवन कर रहा है, ये भी जरूरी है। बूढ़ा व्यक्ति है तो उसको वैसा भोज्य पदार्थ, और नौजवान नवयुवक है तो उसको वैसा भोजन होना चाहिए। उपभोक्ताओं के ऊपर भी आहार का सिद्धांत बहुत तीव्रतम लागू होता है। ठीक है, तो ये बेसिक बात है। अब आप लिख लीजिए हठ योग के अनुसार, अगली हेडिंग डाल लीजिए, हठ योग के अनुसार मिताहार। आपके सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसको बोलते हैं मिताहार। लिखिए, योग साधना में, योग साधना में पथ्य एवं अपथ्य आहार का वर्णन है। पथ्य एवं अपथ्य आहार का वर्णन है। हठ योग की परिभाषा के अनुसार, हठ योग की परिभाषा के अनुसार मिताहार का वर्णन डैश, आगे लिखिए, संस्कृत का श्लोक, संस्कृत का श्लोक है सुस्निग्धम, सुस्निग्ध या सुस्निग्धम मधुराहार, मधुराहारश्च, मधुराहारश्च चतुर्थांश विवर्जति, चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते, भुज्यते शिव संप्रत्यय मिताहारः स उच्यते, भुज्यते शिव संप्रत्यय मिताहारः स उच्यते, मिताहारः स उच्यते। अर्थात सुस्निग्ध भोजन, सुस्निग्ध मधुर भोजन भगवान को अर्पित करके, भगवान को अर्पित करके अपने पूर्ण आहार का, अपने पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाया जाए, चतुर्थांश कम खाया जाए, उसे ही मिताहार कहा जाता है, उसे ही मिताहार कहा जाता है।
मित से आशय, आगे लिखिए अगली लाइन से, मित से आशय, सीमित, सीमित या परिमित आहार होता है। परिमित आहार होता है। आगे लिखिए, पथ्याहार, हेडिंग डाल लीजिए पथ्याहार। एक परिभाषा लिखिए, गोधूम शलीय पवशिष्ट, गोधूम, गोधूम शालीय, शालीय वसष्टिक शोभान्नाम, शोभा अन्नाम, क्षीराज्य खंड, क्षीराज्य खंड, नवनीत सीताम धुनि, नवनीत सीताम धुनि। आगे लिखिए, शुंठी पटोल कफलादि, शुंठी पटोल कफलादि, शुंठी पटोल कफलादिक पंचशाकम, पंचशाकम, मृदग्धादि, आगे लिखिए मृदग्धादि, दिव्य मुदकम, मृदग्धादि दिव्य मुदकम, दिव्य मुदकम च यमिंद्र पथ्यम, यमिंद्र पथ्यम, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम। अगली लाइन से, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम, धातु प्रपोषणम मनोभीलषितम योग्यम, मनोभीलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत, योगी भोजनम आचरेत। अर्थ लिखिए, योग के अभ्यासी को, योग के अभ्यास को पुष्टिकारक, पुष्टिकारक सुमधपुर, सुमध स्निग्ध गाय के दूध से बनी, धातु को पुष्ट करने वाली, मन के अनुकूल भोजन करना चाहिए। मन के अनुकूल भोजन करना चाहिए। योग साधकों के लिए, योग साधकों के लिए पथ्याहार चावल, जौ, दूध,
घी, मक्खन, मिश्री, मधु, सोंठ, परवल, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा जैसे साग, पुनर्नवा जैसे साग, मूंग, हरा हरा चना, एवं वर्षा का जल उपयोग में लाना चाहिए। आजकल तो एसिडिक बारिश होती है दिल्ली वगैरह में। पहाड़ों की बारिश का पानी बड़ा स्वच्छ आता है। अगर आप पहाड़ों के बारिश के पानी को उठा ले तो वो बड़ा स्वच्छ होता है। इत्यादि करना चाहिए। इसी प्रकार अपथ्य लिखिए। अपथ्य आहार, ये हठ योग प्रदीपिका लिख रहे हैं हम लोग। अपथ्य आहार का लिखिए। कद्व अम्ली तीक्ष्ण लवणोष्ण, कद्व अम्ली तीक्ष्ण लवणोष्ण हरित शाक, सौवीर तैल तिल सर्स, सौवीर तैल तिल सर्स, मध्य मत्स्यान, सौवीर तैल तिल सर्ष, मत्स्यान, मध्य मत्स्यान, अजादि मांस, अजादि मांस, तदित क्रकुल, दधित क्रकुल, उत्थत कोल, कुलत्थत कोल, पिण्याक हिंगुल, पिण्याक हिंगुल, सुनाद्य मध्य, सुनाद्य, सुनाद्यम पथ्यमाहु, अपथ्यमाहु। लिखिए कड़वा, खट्टा, तीक्ष्ण यानी तीत, बहुत जो हो ना तीती चीजें होती हैं। कुछ लोगों को बहुत शौक होता है बहुत ज्यादा मिर्च खाने का। हठ योग प्रदीपिका ने उसे मना किया है, कहा है कि बहुत कड़वा, खट्टा या बहुत तीक्ष्ण, लवण, उड़द, तिल तेल, मदिरा, मांस, दही मट्ठा हींग, दही मट्ठा हींग, लहसुन इत्यादि योग साधकों के लिए अपत्य है। योग साधकों के लिए अपत्य है। ठीक है, सर हींग भी? इन्होंने तो कहा है। हींग तो सर डाइजेस्टिव के लिए अच्छा माना जाता है। स्टू के लिए दही भी तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन हाँ। योग साधकों की साधना के लिए, हठ योगी जो हठ योग की साधना में अग्रसर हो रहे हैं उनके लिए इन्होंने इसे मतलब बताया है कि ये ठीक नहीं है। ये जनरल डाइट नहीं है, ये योग साधकों के लिए जो लोग हठ योग की साधना कर रहे हैं। अब आगे लिख लीजिए घेरण्य संहिता। लहसुन है तो फिर
क्यों होना चाहिए सर आजकल ग्रीक योगर्ट बहुत चल रहा है। हाँ, ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट। जैसा। पता नहीं, मेरे पे तो समय ही नहीं मिल पाता कि मैं ग्रीक को, इंडियन से ही नहीं समय मिल पा रहा है, मैं क्या बताऊं। दही का साइकिल ग्रुप होता है योगर्ट। आगे लिखे घेरंड डाइट संहिता में के, आजकल बहुत लोग ग्रीक योगर्ट सजेस्ट कर रहे हैं। पता नहीं ये कौन से डाइटिशियन है, कहाँ के हैं, मुझे नहीं पता। मैं इतना जरूर जानता हूँ मैं कि हम लोग योग वाले हैं, हमें योग साधना की तरफ अग्रसर होना है ना। देखो जीवन में एक ऐसा समय, मैं ये नहीं कहता कि अभी योगी बन जाओ आप, लेकिन एक समय ऐसा तय करो कि कुछ नहीं तो 2-4 कदम तो चल के आनंद लिया ही जाए योग का, है कि नहीं। थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल समाधि तक पहुंच जाइए, लेकिन 2-4 नियम फॉलो कीजिए। कम से कम जाइए, 2-4 दिन कैंप में रहिए, है ना, पहाड़ों पे 1 आध दिन बिताइए अकेले, है ना, ऐसे ही घूमिए, कुछ गंगा की गोद हिमालय की छाया में जरा ध्यान करके देखिए। तो एक आधा लाइन तो कम से कम फॉलो कर ही लें हम लोग अपने जीवन में। और कुछ ना हो तो हठ योग के 2-4 लाइनों को तो देख ही लिया जाए। छोटे छोटे प्रयोग किए जा तो सकते, विपश्यना हुआ है। छोटे छोटे कई सारे प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे यम और नियम फॉलो किया जा सकता है ना, कि एक दिन तय कर लिया कि आज अहिंसा नहीं ही करना है, किसी माध्यम से नहीं करना, है ना। फिर अब उसके उस अहिंसा के लिए या सत्य के लिए कि एक दिन हफ्ते में आज सत्यवादी दिन रहेगा, जैसे ड्रेस चेंज कर देना कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन है तो उस उनके कलर का कपड़ा पहनना, इस तरीके का एक एक आधा लाइन। आगे लिखिए, घेरंड संहिता के अनुसार मिताहार लिखिए, घेरंड संहिता ने ये माना है, संस्कृत का श्लोक नहीं लिखवा रहा हूँ आपको, मैं रेफरेंस दे दूंगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, घेरंड संहिता ने ये माना है कि योगाभ्यास करने के काल में, योगाभ्यास करने के काल में जो योगी मिताहार नहीं करता, जो योगी मिताहार नहीं करता, उसके शरीर में अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। साधक को या योग साधक को चावल, देखिए चावल, जौ का सत्तू, गेहूं का आटा, मूंग, मूंग, उड़द और चना, परवल, कटहल, कुंदरू, अरवी, केला, चौलाई इत्यादि का भक्षण करना चाहिए। घेरंड संहिता आगे कहती है कि साधक को, देखिए साधक को सुमधुर, स्निग्ध, सुमधुर, स्निग्ध, सुपाच्य भोजन करना चाहिए। सुपाच्य भोजन करना चाहिए, ठीक है। बस ये बातें, 5वां अध्याय आप खोल के देखेंगे तो आपको 2-4 बातें इसमें से जरूरी मिल जाएगी कि प्राणायाम के लिए मिताहार और मतलब इस योग साधकों को क्या क्या चीजें हैं जो जरूरी हैं और किस तरीके की भोजन शैली हमें रखनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके कोर्स कंटेंट के अनुसार ये सिलेबस आपका है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नहीं इस पे कभी हम लोग कोई कोर्स करेंगे 10 दिन का, तो मैं आपको फिर शाकाहार के विषय में,
और किस प्रकार के भोजन का मतलब डाइट का क्या वो होता है, जैसे मूंग में कितने प्रतिशत प्रोटीन है, कितने प्रतिशत फैट है, तो इसका पूरा ग्राफ है मेरे पास में, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो कभी हम लोग एक ना 5 दिवसीय कोर्स करते हैं आहार के ऊपर कि डाइट में किस चीज को कैसे रखा जाए। तो डाइटरी आप सीख जाएंगे उससे बहुत 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 इजीली। उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको डाइटिशियन बनने की आवश्यकता है, बस ये है कि 2-4 ग्राफ अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप ये समझ जाएंगे कि कौन सी चीज किस चीज के लिए जरूरी है, तो फिर आपका काम हो जाएगा। अभी जो है हमने जो कार्य किया वो हमने अपने कोर्स कंटेंट, कोर्स सिलेबस को टच कर लिया। 8वीं यूनिट जो है वो आपकी थी मिताहार, जिसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट, पथ्य अपत्य, गृह संहिता के अनुसार, हठ प्रदीपिका के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार भोजन का प्रकार कितना था, और 3 गुणों के विषय में मैंने आपको बता दिया है। आहार विहार का जो सिद्धांत है वो भी हमने लिख लिया। अब इसके अलावा 8वीं यूनिट में कुछ भी नहीं है, 7वीं यूनिट में जो आपको पढ़ना है। इसी के साथ 7वीं यूनिट का कार्यक्रम समाप्त होता है। अब हम लोग अगले यूनिट की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो यूनिट है, आप सभी लोग अपने सिलेबस को डाउनलोड करके रखिए, प्रतिदिन उसको एक बार प्रिंट कर लीजिए, मार्क करते रहिए कि कितना आपने उसमें से हिट कर लिया, क्या क्या चीजें रह रही हैं। आगे जो है 10 तारीख से हम लोग घेरंड संहिता शुरू करेंगे और उसे 10 दिनों के अंदर समाप्त करेंगे। उन्हीं 10 दिनों के अंदर मैं आपको 50-50 प्रश्न लिखवाते रहूंगा, ताकि आप उन दिनों में तकरीबन 500 प्रश्न तैयार कर लें। अभी जो मैंने आपको 50-50 प्रश्नों की श्रृंखला लिखवाई है उसमें तकरीबन मुझे लग रहा है 300 प्रश्न मैंने लिखवा दिया है। उन 300 प्रश्नों के आधार पे आप कोशिश कीजिए, 300 या 250 लिखवा दिया है, उन 300-250 प्रश्नों के आधार पे कोशिश कीजिए कि कुछ नहीं तो आप कम से कम 1000 प्रश्न तो नए तैयार कर लें खुद से। आप उस क्वेश्चन को देखिए, आप कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने आपको लिखवाया है सिर्फ उस किताब को देखिए, उस अपने नोट्स को देखिए, और आपके मन में नेचुरली क्या प्रश्न आता है। अगर आप टीचर होते तो आपके मन में क्या प्रश्न आता, ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए और बना के लिख लीजिए, उत्तर खोजने की कोशिश कीजिए। नहीं मिलता है तो आप मुझसे पूछिए, मैं मेरे को जैसे समय मिलेगा मैं उसका उत्तर आपको भेज दूंगा। नहीं होता है तो ग्रुप में भी भेजते रहिए, एक आध लोग जो है वो ग्रुप में उत्तर जानना है। और हमेशा आश्वस्त हो जाइए कि आप सही हैं, तभी आप उत्तर भेजिए। क्योंकि मैं देख रहा था कल परसों ग्रुप में मतलब गलत उत्तर भी आते हैं, तो गलत उत्तर ना आए इस बात को आप हमेशा आश्वस्त होकर तय करिए कि आप क्या अपने मार्ग पे ठीक है कि नहीं है। ठीक है। और कभी भी आसन करते समय एक अनुरोध है कि जूते चप्पल में पोज मत खिंचवाइए। आसन अगर आप कर रहे हैं जूता पहन रहे हैं तो वो आपके लिए बेइज्जती है, आपका वो धर्म है। आपने देखा है जब एक दुकानदार जो होता है वो क्या करता है, जैसे दुकान खोलता है तो वो पहले 20 बार प्रणाम करता है अपने ताले को, अपने गल्ले को, है ना, जहाँ पे वो पैसा रखता है। तो हमारी दुकानदारी इसी से चलती है ना, हमारी दुकानदारी है ना योग। तो ऐसे में मतलब अभी हम योग की साधना में जब आगे बढ़ेंगे तब की तो तब बात है, लेकिन अपनी दुकानदारी है, अपना सब कुछ है ये। तो इसलिए योग के मैट का बहुत सम्मान करें। मैं कई सारे सेंटरों में देखा हूँ जहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं तो मैट बिछा लो, मतलब मैट को ऐसे मानते जैसे चटाई हो, है ना, जो पैर पोछने वाला कोई वो दिव्यास्त्र हो। मेरी मैट आप उठा के देखिए, जो मेरे गुरुजी ने दिया था बिल्कुल झड़ गई है, लेकिन मेरे अलमारी में बिल्कुल टॉप पे रखी हुई है, और बकायदा मतलब उसे मैंने पैक करके और अच्छे तरीके से रखा हुआ स्टिल। और कभी कभी जब बहुत अच्छा लगता है तो उसको निकालते हैं, है ना। तो ऐसा रखिए, आप अपना एक मैट बना के रखिए। जैसे वो अलादीन एक था ना, वो जो जिसकी मैट उड़ा करती थी, अलादीन वगैरह कोई था तो जिसकी मैट उड़ती थी, वैसी होनी चाहिए चटाई। उस पर बैठने के बाद वो सीधे दिव्यास्त्र से, अपने दिव्य ज्ञान से आप जुड़ जाए, है ना। बस आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। 50 प्रश्नों को कल लिखते हैं हम लोग, या मैं आपको लिख के अभी भेज दूंगा फोटो, तो आप वो लिख लीजिएगा। ठीक है। आज की ये रिकॉर्डिंग अभी थोड़े ही देर में यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वहां से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। और मुझे अपेक्षा है कि उस एक्सेस को आप लोग को जब भी आवश्यकता पड़े तो पूरा सुना कीजिए। पीछे बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है जो आपके काम की है, आप सुनेंगे तो आपका ही उसमें लाभ है, मेरा उसमें कोई लाभ नहीं। बाकी सब्सक्राइब करो या ना करो, मेरे को यूट्यूब से कोई वो लेना देना नहीं है कि गोल्डन बटन भेजेगा मेरे को या पैसे भेजेगा, तो मेरे को कोई उससे लेना देना नहीं है। हाँ, क्योंकि मोह माया त्याग दिया आपने। कोई सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए जरूर, लेकिन क्योंकि देखेंगे तो उससे आपका लाभ होगा। आप अपने विषय में जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो मतलब अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है। चलिए आज की कक्षा का यही सब, कल मिलते धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद, खूब बहुत अच्छा बताएं।